नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला, जिसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट का जो अपना टॉपिक है वो है आज का कंपन की उत्पत्ति। कंपन की उत्पत्ति के बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ध्वनि का अर्थ और ध्वनि के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम कंपन की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि कंपन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस प्रकार कंपन पैदा होता है, उसके बारे में हम आज की जो क्लास है उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन अथवा आंदोलन से होती है, यानी जब किसी तार को हम छेड़ते हैं, उस तार को छेड़ने के बाद उसके अंदर कोई गति प्रकट होती है, तो जब उसको छेड़ते हैं उसके अंदर गति प्रकट होती है तो वही कंपन होता है और उसी कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो हम लिखते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति कंपन अथवा आंदोलन से होती है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन अथवा आंदोलन से होती है। कंपन अथवा आंदोलन से होती है। साधारणतः जब किसी तार को या जब किसी वाद्य के द्वारा साधारण रूप से जब किसी वाद्य को, जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जब किसी वाद्य के तार को छेड़ा जाता है, जब किसी वाद्य के तार को छेड़ा जाता है, साधारण रूप से जब किसी वाद्य के तार को छेड़ा जाता है तो उससे कंपन अथवा आंदोलन उत्पन्न होता है। तो उससे कंपन अथवा आंदोलन उत्पन्न होता है। जब किसी वाद्य के तार को छेड़ा जाता है तो उससे कंपन अथवा आंदोलन उत्पन्न होता है और उससे जिससे ध्वनि संचारित होती है, जिससे ध्वनि संचारित होती है। तार को छेड़ने से वह एक और कुछ दूरी तक जाता है। ये मैं आपको समझा कि जब किसी वाद्य के तार को छेड़ा जाता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब तार को छेड़ते हैं, जब तार को छेड़ने से वह, जब तार को हम छेड़ते हैं, वाद्य के तार को छेड़ते हैं तो वह एक और कुछ दूरी तक जाता है, एक और कुछ दूरी तक जाता है, फिर वापस पुनः लौटकर उसी दूरी पर वापस पुनः लौटकर आता है। फिर उतना ही वो लौटकर दूसरी ओर जाता है। यानी जब किसी वाद्य के तार को छेड़ते हैं तो वह तार छेड़ने से एक और कुछ दूरी तक जाता है, फिर उतना ही लौटकर दूसरी ओर जाता है। बाद में वह अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। बाद में वह अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है।
यानी किसी तार को हम छेड़ते हैं तो ध्वनि जब संचारित होती है तो वो उतना दूर जाता है, वापस उतने ही दूर पर जाकर वापस उस दूरी पर लौट कर आता है, तो बाद में वो अपने स्थान पर आ जाता है, परंतु स्थान पर जाकर वह रुकता नहीं बल्कि इसी प्रकार ऊपर नीचे होकर कंपन करता है। परंतु वह अपने स्थान पर जाकर वह रुकता नहीं है, जाता है लेकिन रुकता नहीं है, अर्थात इसी क्रम में रुकता नहीं है, वापिस जाता है, छेड़ता है, अर्थात क्रमशः ऊपर नीचे होकर कंपन करता है, यानी जब तार को छेड़ते हैं तो वह अपने स्थान पर जाता है, कुछ दूरी तक जाता है, फिर वापस लौट कर आता है और बाद में वह अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है, परंतु वह अपने स्थान पर जाकर जिस स्थान पर लौट कर आता है उस स्थान पर जाकर रुकता नहीं है, अर्थात तो वह ऊपर नीचे जब तक उसका वेग है तब तक ऊपर नीचे होता रहेगा और यह कंपन तब तक होता रहेगा जब तक तार का वेग शांत नहीं होता, और यह कंपन तब तक होता रहेगा जब तक तार का वेग शांत नहीं हो जाता, यानी जब तक वो कंपन करता रहेगा, जब तक हमने जिस तार को छेड़ा है, वाद्य के तार को छेड़ा है, तब तक उसका वेग शांत नहीं होगा, जब तक वो कंपन करता रहेगा। जब तार अपने स्थान से एक और तथा फिर दूसरी ओर जाकर अपने पूर्व स्थान पर लौटता है तो इस प्रकार वह कंपन करता है। इन कंपनों का जो क्रम चलता रहता है, जब तार को हम छेड़ते हैं तो वो एक स्थान से अपने स्थान से दूसरी ओर जाकर वापस उस स्थान से वापस लौटता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कंपन उत्पन्न होता है। कंपन का जो क्रम है वो चलता रहता है, परंतु जब तार की किए गए प्रहार की शक्ति कम हो जाती है, जब तार पर हम जो प्रहार करते हैं उस प्रहार की शक्ति कम हो जाती है, तब तार के ऊपर नीचे जाने की दूरी कम हो जाती है और अंत में तार शांत हो जाता है और तार में कंपन शांत होने से उसकी ध्वनि भी शांत हो जाती है। जब तक तार में कंपन होता है तब तक यही क्रम चलता रहता है, लेकिन जब तार के कंपन का वेग शांत हो जाता है तब तक उसकी ध्वनि भी शांत हो जाती है। जब तक तार का वेग शांत नहीं होगा तब तक वो कंपन करता रहेगा। जब उसका वेग कम हो जाता है, शांत हो जाती है, ऊपर नीचे की जो दूरी कम हो जाती है, तब अंत में तार शांत हो जाता है। तार में कंपन शांत होने से उसकी ध्वनि भी शांत हो जाती है। इस कंपन एवं ध्वनि का नापने का मानदंड विद्वानों ने सेकंड लिख देते हम। इस कंपन एवं ध्वनि नापने का मानदंड विद्वानों ने
सेकंड, विद्वानों ने सेकंड रखा है, यानी जो ध्वनि और जो कंपन है इसको मापने का जो मानदंड है वो है विद्वानों ने सेकंड रखा है, यानी ध्वनि का और कंपन का जो मापने का मापदंड है उसको सेकंड के नाम से हम जानते हैं। एक सेकंड में कंपनों की संख्या जितनी कम होगी, एक सेकंड में कंपनों की संख्या जितनी कम होगी, एक सेकंड में कंपनों की संख्या जितनी कम होगी उतनी ही जितनी कम होगी ध्वनि उतनी ही नीची, ध्वनि उतनी ही नीची होगी तथा एक सेकंड में संख्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही ऊंची होगी, जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने कंपन की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की कि कंपन की उत्पत्ति में हम की ध्वनि कंपन या आंदोलन से होती है। जब साधारण रूप से किसी वाद्य के तार को छेड़ा जाता है उससे कंपन अथवा आंदोलन उत्पन्न होता है जिससे ध्वनि संचारित होती है। जब किसी वाद्य के तार को छेड़ते हैं तो वह तार एक और कुछ दूरी तक जाता है, फिर उतना ही लौटकर दूसरी ओर आता है, बाद में वो अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। लेकिन जो लौटना और वापिस आना उस दूरी के क्रम में वह अपने स्थान पर नहीं रुकता है, बल्कि ऊपर नीचे होकर कंपन या ध्वनि करता रहता है। और ये कंपन तब तक होता रहेगा जब तक तार का वेग शांत नहीं होता। जब तार का वेग कंपन कम हो जाता है, शांत हो जाता है, तब तक ये क्रम चलता रहता है। जब क्रम शांत होगा ध्वनि उतनी ही कम हो जाएगी। इस कंपन अथवा ध्वनि नापने का मापदंड विद्वानों ने सेकंड रखा है। एक सेकंड में कंपनों की संख्या जितनी कम होगी ध्वनि उतनी ही नीचे होगी तथा एक सेकंड में कंपनों की संख्या जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही अधिक होगी। आज की जो ऑनलाइन क्लास उसको हम यही समाप्त करेंगे।